सुनहरी मस्जिद कहाँ है? टाइगर ने एक दुकानदार के पास रुक कर पूछा। जरा आगे जाकर दाएं हाथ पर गली अंदर जा रही है, उस गली में है सुनहरी मस्जिद। दुकानदार ने जवाब दिया तो टाइगर ने उसका शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गया और थोड़ी देर बाद वह गली में बनी हुई एक पुरानी सी मस्जिद के करीब पहुंच गई। सुलेमान ने बताया था कि सुनहरी मस्जिद के करीब ही एक औरत का घर है। यहाँ एक नौजवान को गुंडों ने हलाक किया है। उस नौजवान का घर कहाँ है? टाइगर ने गली में गुजरने वाले एक आदमी को रोककर पूछा। वो सामने है, लेकिन आप कौन है? उस आदमी ने हैरत भरी नजरों से टाइगर और जवाना को देखते हुए कहा, हमारा ताल्लुक अखबार से है। टाइगर ने जवाब दिया तो उस आदमी ने इस बात में सर हिला दिया और आगे बढ़ गया। टाइगर ने आगे बढ़कर उस मकान के दरवाजे की कुंडी बजाई जिसकी निशानदेही उस आदमी ने की थी। चंद लम्हों बाद एक नौजवान लड़की बाहर आ गई। वो टाइगर और जवाना को देखकर इंतहाई खौफजदा हो गई थी। जो नौजवान हलाक हुआ है, हम उसकी माँ से मिलना चाहते हैं, हमारा ताल्लुक अखबार से है। टाइगर ने कहा, चाची तो काउंसलर आगा के घर गई है, सुने उसे भी गुंडों ने जख्मी कर दिया है। उस लड़की ने जवाब देते हुए कहा, काउंसलर का घर कहाँ है? टाइगर ने चौंक कर पूछा। वो समझ गया था कि काउंसलर ने इस औरत की मदद करने की कोशिश की होगी और गुंडों ने उस काउंसलर पर भी हमला कर दिया होगा। सुनहरी मस्जिद से आगे चौथा घर है, लड़की ने जवाब देते हुए कहा। और चाची का नाम क्या है? टाइगर ने पूछा। सब उसे चाची रहमते कहते हैं, इंतहाई नेक औरत है। उन गुंडों ने उसके जवान बेटे को बेदर्दी से मार डाला है और चाची रहमते की अब कोई मदद ही नहीं करता। काश कोई उसकी मदद करता, लड़की ने इंतहाई अफसरदा लहजे में कहा। हम उसकी मदद करेंगे बहन, टाइगर ने कहा और तेजी से सुनहरी मस्जिद की तरफ मुड़ गया। जवाना खामोशी से उसके पीछे चल पड़ा। सुनहरी मस्जिद से आगे काफ़ी बड़ा घर था जिसका फाटक खुला हुआ था और सामने बड़े से सेन में कुर्सियों और चारपाइयों पर काफ़ी लोग बैठे हुए थे। एक कुर्सी पर एक अधेड़ उम्र आदमी मौजूद था जिसके जिस्म पर पट्टियां बंधी हुई थीं, जबकि एक अधेड़ उम्र औरत उसके सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता चाची रहमते, तुम जाओ और बस सब्र करो, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने औरत को जवाब देते हुए कहा। उसी लम्हे टाइगर और जवाना अंदर दाखिल हुए तो वह सब चौंक कर उनकी तरफ देखने लगे और फिर कुर्सियों पर बैठे हुए दो आदमी उठकर खड़े हो गए। माफ़ कीजिएगा, मैं ज़ख्मी हूँ, उठकर आपका इस्तकबाल नहीं कर सकता, उस आदमी ने माजरत ख्वाहाना लहजे में कहा। आप इस इलाके के काउंसलर हैं और सुना है कि आपको भी गुंडों ने इसलिए ज़ख्मी कर दिया कि आपने इस औरत की जिसके बेटे को गुंडों ने हलाक कर दिया मदद की है। टाइगर ने कुर्सी पर बैठने की बजाय वहीं रुककर कहा, जी हाँ, ये औरत है जिसका बेटा हलाक हुआ है, इसका नाम चाची रहमती है। मैं इस इलाके का काउंसलर हूँ। मैंने उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि वो लोग मुझे अगवा करके ले गए और फिर उन्होंने मुझे कोड़ों से पीटा और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की तो वो मेरी बेटियों को अगवा करके सबके सामने उनकी बेहुरमती करेंगे, मेरे घर को बमों से उड़ा देंगे। पुलिस और इंतज़ामिया उनसे भत्ता लेती है, इसलिए वो उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। ये तो जनाब उन्होंने मुझ पर रहम खाया है कि मुझे सिर्फ 10-12 कोड़े मारकर छोड़ दिया, वरना वो लोग तो जो चाहे कर सकते थे। काउंसलर ने जवाब देते हुए कहा। वो कौन लोग थे और कहाँ आपको ले गए थे? टाइगर ने पूछा। मैं इस मामले में कुछ नहीं बताऊंगा जनाब, बस मुझ पर रहम करें। आप यकीनन अखबार वाले हैं और ना भी हों तब भी उन गुंडों को बहरहाल इतला मिल जाएगी और फिर मेरी लड़कियों और मैं बर्बाद कर दिया जाऊंगा। काउंसलर ने कहा। चाची रहमते, आप हमें बताएं कि आपके बेटे को हलाक करने वालों के हुलिया क्या थे, उनके कद्दो कामत वगैरह की तफसील बता दें। टाइगर ने उस औरत से मुखातिब होकर कहा जो सर झुकाए खामोश खड़ी थी। क्या करोगे पूछकर? तुमने भी अखबार में छाप देना और क्या करना है? यहाँ कोई गरीबों की मदद नहीं कर सकता, काश कोई तो ऐसा हो जो मुझ बेवा की मदद करता, औरत ने रोते हुए लहजे में कहा। क्या ज़रूरत है हुलिया पूछने की, सुलेमान ने तफसील बताई तो है। आओ चलें, जवाना ने टाइगर से मुखातिब होकर कहा। मैं कन्फर्म करना चाहता था, बहरहाल ठीक है, आओ चलें, टाइगर ने कहा और फिर वो उस औरत से मुखातिब होकर बोला। चाची रहमते, अब इस मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो उन गुंडों और बदमाशों का सर खुले आम कुचल सकती है, और तुम फिक्र मत करो, हम जल्दी उन दोनों को पकड़कर यहाँ ले आएंगे और फिर तुम्हारे घर के सामने गली में उनसे तुम्हारे बेटे का इंतकाम लिया जाएगा, टाइगर ने कहा और तेजी से वापस मुड़ गया। सब लोग खामोश बैठे हैरत भरी नज़रों से उन्हें देखते रहे। अब कहाँ जाना है, कहाँ होगा उनका ठिकाना? बाहर गली में आकर जवाना ने कहा। असल घर तो टागोरा में है, लेकिन यहाँ भी उनका एक अड्डा मौजूद है, आओ, टाइगर ने कहा और फिर वो मुख्तलिफ गलियों से गुजरते हुए एक बड़ी सी गली में पहुंच गए। वहाँ एक होटल सा बना हुआ था। टाइगर उस होटल में दाखिल हो गया, जवाना उसके पीछे था। होटल में आम लोग बैठे खाना खाने और चाय पीने में मसरूफ़ थे। वो सब इंतहाई हैरत भरी नज़रों से टाइगर और जवाना को देखने लगे। उनके चेहरों पर हल्के से खौफ के तासुरात भी उभर आए। एक तरफ लकड़ी का छोटा सा काउंटर था जिसके पीछे एक अधेड़ उम्र आदमी खड़ा था, उसके चेहरे पर भी हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात नुमाया हो गए। आप इस होटल के मालिक हैं? टाइगर ने काउंटर के करीब जाकर अधेड़ उम्र आदमी से नरम लहजे में पूछा। जी हाँ, आप कौन साहबान हैं? इस अधेड़ उम्र ने हकलाते हुए जवाब दिया। डरने की ज़रूरत नहीं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। आप हमें सिर्फ ये बता दें कि यहाँ कालू का अड्डा कहाँ है, हमने उसके एक आदमी से मिलना है, टाइगर ने जवाब दिया।
अधेड़ उमर ने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। जनाब, इस गली के बाद दूसरी गली आती है, उसमें एक होटल है जिसे सब सालार का होटल कहते हैं। उस होटल का मालिक उस्ताद सालार है, बस वही इस इलाके का सब कुछ है। अधेड़ उमर आदमी ने जवाब देते हुए कहा। शुक्रिया, टाइगर ने कहा और वापस मुड़ गया। और फिर थोड़ी देर बाद वो दूसरी गली में वाक़ई एक बड़े से होटल के सामने मौजूद थे। इस होटल में वाकई गुंडों और बदमाशों की अक्सरियत नजर आ रही थी। दीवारों पर नीम उरियां तस्वीर के फ्रेम लटक रहे थे। टाइगर और जवाना जब होटल में दाखिल हुए तो होटल में मौजूद अफराद हैरत से उन्हें देखने लगे। खास तौर पर जवाना का कद्दो कामत और उसका जिस्म उनके लिए हैरत का बायस बन रहा था। एक तरफ काउंटर के पीछे एक पहलवान नुमा आदमी खड़ा था। उसका एक कान आधे से ज़्यादा कटा हुआ था और चेहरे पर सख्ती और करख्तगी के तासुरात नुमाया थे। क्या तुम्हारा नाम उस्ताद सालार है? टाइगर ने इस पहलवान नुमा आदमी से मुखातिब होकर कहा। हाँ, और तुम कौन हो? उस पहलवान ने करख्ते से लहजे में जवाब देते हुए कहा। हमें उस्ताद कालू ने भेजा है। टाइगर ने कहा तो पहलवान नुमा आदमी बेख्तियार उछल पड़ा। उसके चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। उस्ताद कालू या उस्ताद शरफू ने? उस्ताद कालू तो बहुत बड़ा आदमी है, उस्ताद सालार ने हैरत भरे लहजे में कहा। उस्ताद कालू का मतलब उस्ताद कालू ही होता है, समझे? टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। ओह अच्छा, क्या हुक्म है? उस्ताद सालार ने इस बार नरम लहजे में कहा। क्या सारी बातें यहीं खड़े खड़े होंगी? टाइगर ने सख्त लहजे में कहा। अच्छा, आओ आओ, उधर पीछे खास कमरा है, वहां बैठते हैं, उस्ताद ने कहा और तेजी से काउंटर के पीछे से निकलकर एक तरफ दरवाजे की तरफ मुड़ गया। टाइगर और जवाना भी उसके पीछे थे। एक छोटी सी राहदारी से गुजरकर वह एक खासे बड़े कमरे में आ गए जिसे दफ्तर के अंदाज में सजाया गया था। बैठो और मुझे बताओ कि तुम कौन सी पीते हो? उस्ताद सालार ने कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा और खुद वह एक तरफ दीवार के साथ रखे हुए रैक की तरफ बढ़ गया जो बोतलों से भरा हुआ था। इधर आओ और बैठकर हमारी बात सुनो। हम यहाँ पीने नहीं आए और ना हमारे पास ज़्यादा वक्त है, टाइगर ने तेज लहजे में कहा। तो उस्ताद सालार तेजी से मुड़ा। उसके चेहरे पर अब कदरे गुस्से के तासुरात उभर आए। मैं उस्ताद कालू के नाम की वजह से तुम्हारा लहजा बर्दाश्त कर गया हूँ, वरना बहरहाल बताओ क्या बात है? उस्ताद सालार ने मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अपना दिमाग ठिकाने पर रखो उस्ताद सालार। क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम उस्ताद कालू से टकरा सकते हो? टाइगर का लहजा सख्त था जबकि जवाना खामोश बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर बेजारी के तासुरात नुमाया थे। ठीक है, बताओ क्या बात है? इस बार उस्ताद सालार ने नरम लहजे में कहा। जिन दो लड़कों ने उस मोहल्ले में मुखबर को गली में हलाक किया है, हमने उनसे मिलना है। उस्ताद कालू तक उनकी बहादुरी और वफादारी की इतला पहुंच चुकी है और उसने अपने खास आदमियों में शामिल करने का हुक्म दिया है और हम उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं, टाइगर ने कहा। तुम्हारा मतलब मास्टर और रागू से है? लेकिन वो तो... उस्ताद सालार कुछ कहते कहते रुक गया। क्या कहना चाहते थे तुम? खुलकर बात करो, टाइगर ने कहा। वो दोनों तो इंतहाई आम से गुंडे हैं। उस्ताद शरफू ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं उस मुखबर को हलाक करा दूं। मैंने उन दोनों से कहा और उन्होंने मेरे हुक्म पर ऐसा कर दिया। फिर मुझे इतला मिली कि यहाँ कन्या मुंतखब होने वाला काउंसलर हलाक होने वाले की माँ को साथ लेकर थाने गया, तो मैंने उस्ताद शरफू को इतला भेज दी और उस्ताद शरफू ने काउंसलर को अपने आदमियों से अगवा करके उसे हल्का सा सबक दे दिया। असल काम तो मैंने किया, उस्ताद सालार ने कहा तो टाइगर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। वो समझ गया था कि उस्ताद सालार को इस बात पर रंज है कि उस्ताद कालू ने उसकी बजाय उन दो आम से गुंडों को क्यों उस पर तरजीह दी। वह इन गुंडों की नफ्सियात जानता था। उस्ताद कालू को मालूम है और जल्दी तुम्हें भी इसका सिला मिल जाएगा। बहरहाल उन दोनों को बुलाओ, हमें जल्दी है, वरना उस्ताद कालू को गुस्सा आ गया तो फिर ना तुम रहोगे और ना तुम्हारा अड्डा, टाइगर ने कहा। तो उस्ताद सालार ने हाथ बढ़ाकर मेज़ पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। उस्ताद सालार बोल रहा हूँ, मास्टर और रागू को होटल भेज दो अभी और इसी वक्त, उस्ताद सालार ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो अभी पहुँच जाएंगे, उस्ताद सालार ने कहा और टाइगर ने सर हिला दिया। फिर थोड़ी देर बाद राहदारी से कदमों की आवाज़ उभरी और दो हट्टे कट्टे आदमी अंदर दाखिल हुए। वो वाकई आम से गुंडे और बदमाश थे। उन्होंने हैरत भरी नज़रों से टाइगर और जवाना को देखा और फिर उस्ताद सालार को सलाम करके वो एक तरफ खड़े हो गए। तुम्हें बड़े उस्ताद कालू ने इनाम देने के लिए तलब किया है, ये उनके आदमी इनके साथ जाओ, उस्ताद सालार ने कहा। तो वो दोनों बेख्तियार उछल पड़े। बड़े उस्ताद कालू ने? ओह, क्या वाकई? उन दोनों ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, आओ हमारे साथ, जल्दी करो, वरना देर होने पर बड़ा उस्ताद नाराज़ भी हो सकता है, टाइगर ने उठते हुए कहा और जवाना भी उठकर खड़ा हो गया। तुमसे फिर मुलाकात होगी उस्ताद सालार, वैसे फिक्र मत करो, तुम्हें भी इनाम मिलेगा, टाइगर ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गया। थोड़ी देर बाद वो सब होटल से बाहर गली में पहुंच गए थे। तुम्हें मास्टर किसका नाम है और रागू किसका? टाइगर ने कहा। तो उन दोनों ने अपनी अपनी शनाख्त करा दी। आओ, पहले हमने उस काउंसलर आगा के डेरे पर जाना है, उस काउंसलर के नाम भी बड़े उस्ताद का पैगाम है, फिर आगे चलेंगे, टाइगर ने कहा और उन दोनों ने इस बात में सर हिला दिए। थोड़ी देर बाद वो दोबारा उस सुनहरी मस्जिद वाली गली में पहुंच गए। फिर सुनहरी मस्जिद से आगे जब वो काउंसलर के डेरे पर पहुंचे तो वहां अभी तक लोग मौजूद थे। शायद वो सब काउंसलर की इजाज़त के लिए आ रहे थे। काउंसलर उन्हें देखकर बेख्तियार उछल पड़ा। वो चाची रहमतें कहाँ हैं? टाइगर ने काउंसलर से मुखातिब होकर कहा। वो अंदर जनान खाने में है। क्यों? काउंसलर ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसे बुलाओ, ये हैं वो दोनों जिन्होंने उसके लड़के को हलाक किया है।
मैं चाहता हूँ कि वो अपनी आंखों से इन्हें दोबारा देख ले, क्योंकि इसके बाद हमने चले जाना है। टाइगर ने कहा तो काउंसलर ने एक लड़के को बुलाकर जनान खाने भिजवा दिया। मास्टर और रागू अकड़े हुए खड़े थे, इस अंदाज में इधर उधर देख रहे थे जैसे इलाका उनका मफतूहा इलाका हो। वहां मौजूद अफराद के चेहरों पर खौफ के तासुरात नुमाया थे। थोड़ी देर बाद चाची रहमतें वहां पहुंच गई। देखो चाची रहमतें, ये दोनों वही आदमी है ना जिन्होंने तुम्हारे बेटे को हलाक किया था? टाइगर ने कहा। हाँ हाँ, यही है नामुराद जलील कमीने, चाची रहमतें ने चीखते हुए कहा। खबरदार, तुमने अब अगर कोई बकवास की तो गोली मारकर तुम्हें भी ढेर कर देंगे। हमें सिर्फ तुम्हारे बेटे को मारने का हुक्म मिला था, इसलिए हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया, वरना तुम्हें भी साथ ही ढेर कर देते। मास्टर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। चाची रहमतें, तुम अपने घर जाओ। टाइगर ने कहा। क्यों, क्या मतलब? चाची रहमतें ने चौंक कर पूछा। ये काउंसलर साहब पहले ही जख्मी हैं, इसलिए हम नहीं चाहते कि इनकी शिकायत ऊपर पहुंचे। टाइगर ने कहा। शिकायत? कैसी शिकायत है जनाब, मैंने क्या किया है? काउंसलर ने घिघियाते हुए लहजे में कहा। चलो चाची रहमतें, मैं कह रहा हूँ कि अपने घर जाओ। टाइगर ने उनसे सख्त लहजे में कहा तो चाची रहमतें खामोशी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आओ मास्टर और रागू, टाइगर ने उन दोनों से कहा, और फिर उसने भी मुड़कर बैरूनी फाटक का रुख कर लिया। वो दोनों मुड़े और उनके पीछे जवाना भी मुड़ गया। चाची रहमतें तेज तेज कदम उठाती अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। शायद वो किसी वजह से खौफजदा हो गई थी। टाइगर उन दोनों को साथ लिए उसके पीछे चल रहा था। जब चाची रहमतें अपने मकान के करीब पहुंची तो टाइगर ने उसे आवाज़ दी। चाची रहमतें, रुक जाओ और मेरी बात सुनो। टाइगर ने कहा तो चाची रहमतें मुड़कर रुक गई। यहाँ इन दोनों ने तुम्हारे बेटे को हलाक किया था, इसलिए अब ये दोनों तुम्हारे सामने यही हलाक किए जाएंगे और तुम अपनी आंखों से इनका हशर देखो। टाइगर ने कहा। क्या कह रहे हो तुम, क्या मतलब हुआ इसका? मास्टर और रागू दोनों ने उछलते हुए कहा। तुम दोनों ने इस औरत के बेटे को हलाक किया था, इसलिए अब मुकाफाते अमल के लिए तैयार हो जाओ। टाइगर ने बड़े ठंडे लहजे में कहा। उसी लम्हे उनके पीछे मौजूद जवाना ने बिजली की सी तेजी से हाथ बढ़ाए। दूसरे लम्हे वो दोनों उसके हाथों में लटके हुए हवा में उठते चले गए। उसने उन दोनों को गर्दनों से पकड़कर हवा में उठा लिया था। उन दोनों के हलक से घुटी घुटी चीखें निकलने लगीं। जल्दी करो जवाना, टाइगर ने कहा तो जवाना ने इस बात में सर हिलाते हुए उन दोनों को नीचे पटक दिया और वह दोनों नीचे गिरकर उठने ही लगे थे कि टाइगर ने उछलकर पूरी कुव्वत से मास्टर की पसलियों में लात मारी। तो मास्टर के हलक से निकलने वाली चीख से गली गूंज उठी, जबकि रागू उठने ही लगा था कि जवाना ने उसके सीने पर पैर रख दिया और वह जमीन पर पड़ा बुरी तरह तड़पने लगा। उसके मुंह से भी चीखें निकलने लगी थी। अरे अभी तो तुमने उस बेगुनाह नौजवान की हलाकत का पूरा पूरा हिसाब देना है, टाइगर ने कहा और एक बार फिर मास्टर को लात जमा दी और मास्टर के हलक से एक बार फिर चीख निकली। गली अब आदमियों और औरतों से भर गई थी। वह सब दीवारों से लगे हैरत भरे अंदाज में यह सब होता देख रहे थे। बस काफ़ी है, ज़्यादा वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत नहीं है, अचानक जवाना ने कहा और इसके साथ ही उसने अपनी उस लात को ज़ोर से झटका दिया जो उसने रागू के सीने पर रखी हुई थी कि पचक की आवाज़ सुनाई दी और इसके साथ ही रागू के मुंह और नाक से खून के फवारे से निकलने लगे। उसका सीना बुरी तरह पिचक गया था और फिर इससे पहले कि टाइगर मास्टर को लात मारता, जवाना ने हाथ के इशारे से उसे रोका और बिजली किसी तेजी से झुककर उसने उठने की कोशिश करते हुए मास्टर को गर्दन से पकड़कर पूरी कुव्वत से साथ वाली दीवार पर दे मारा। एक धमाका हुआ और मास्टर की खोपड़ी हजारों टुकड़ों में तब्दील हो गई और उसका जिस्म नीचे फर्श पर जा गिरा। अब तुम्हारी तसल्ली हो गई चाची रहमतें, तुम्हारा बेटा तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन तुम्हारे बेटे को हलाक करने वालों को सबक तो सिखाया जा सकता था, टाइगर ने मुस्कुराते हुए चाची रहमतें से कहा जो हैरत से बुत बनी खड़ी हुई थी। क्या तुम इनके मुखालिफ गुंडे हो? चाची रहमतें ने रुक रुक कर कहा। हम गुंडे नहीं हैं, इन गुंडों का खात्मा करना हमारा मिशन है। बहरहाल अब तुम सब लोग अपने अपने घरों में जाओ, पुलिस खुद ही इनकी लाशें उठा कर ले जाएगी, टाइगर ने कहा। जनाब, काउंसलर साहब आपको बुला रहे हैं, एक आदमी ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए कहा। कहाँ है वो? टाइगर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो चल नहीं सकते इसलिए बुला रहे हैं, उस आदमी ने कहा। तुम यहीं रुको जमाना, मैं आ रहा हूँ, टाइगर ने कहा। जल्दी आना, जमाना ने कहा और टाइगर उस घर की जानिब चल पड़ा जो काउंसलर का डेरा था। जनाब, ये आपने क्या किया? अब तो वो उस्ताद शरफू मुझे और मेरे घर को तबाह बर्बाद कर देगा, काउंसलर ने टाइगर को देखते हुए रोते हुए लहजे में कहा। वो इंतहाई खौफजदा नजर आ रहा था। कौन उस्ताद शरफू? टाइगर ने पूछा। वो दूसरी बार ये नाम सुन रहा था। वो इन गुंडों का सरदार है, काउंसलर ने कहा। तुम फिक्र मत करो, इसीलिए तो हमने इन्हें गली में ले जाकर मारा है। अगर तुम उस्ताद शरफू के बारे में मजीद कुछ जानते हो तो वो बता दो, टाइगर ने कहा। सिर्फ उसका हुलिया और शक्ल बता सकता हूँ और मुझे कुछ मालूम नहीं है, काउंसलर ने कहा और इसके साथ ही उसने तफसील बतानी शुरू कर दी। काफ़ी है, वैसे तुम बेफिक्र रहो, यहाँ के किसी आदमी का बाल बिका नहीं होगा, टाइगर ने कहा और वापस मुड़ गया और दूसरे लम्हे वो ये देखकर हैरान रह गया कि गली में उन दोनों की लाशों के पास अकेला जवाना खड़ा था। औरतें और मर्द सब गायब हो चुके थे। आओ जवाना, अब उस उस्ताद सालार से भी निमट लें, वरना वो यहाँ के रहने वालों पर अजाब तोड़ देगा, टाइगर ने कहा और जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बार फिर उस्ताद सालार के होटल के सामने मौजूद थे, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गए थे कि जिस होटल को वह भरा हुआ छोड़कर गए थे वो इस वक्त खाली था, वहाँ कोई आदमी भी ना था।
काउंटर भी खाली था, अलबत्ता उसके साथ एक नौजवान खड़ा था जो शायद वहाँ काम करता था। उस्ताद सालार कहाँ है और ये होटल क्यों खाली हो गया? टाइगर ने उस नौजवान से मुखातिब होकर पूछा। वो आपने मास्टर और राघू को हलाक किया जनाब। उस नौजवान ने टाइगर के सवाल का जवाब देने के बजाय खौफ से हकलाते हुए लहजे में कहा। जो मैंने पूछा उसका जवाब दो, टाइगर ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। उस्ताद पीछे कमरे में है। उसे मास्टर और राघू की मौत की इत्तला मिल गई है। वो उस्ताद शरफू को रिपोर्ट दे रहा है ताकि उसका हुक्म मिले तो आपको तलाश करके गोली मार सके। यहाँ मौजूद अफराद झगड़े की वजह से गायब हो गए हैं। उस नौजवान ने कहा तो टाइगर सारी बात समझ गया और तेज तेज कदम उठाता उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जवाना उसके पीछे था। चंद लम्हों बाद वह दोनों उस कमरे में दाखिल हुए तो उस्ताद सालार जो हाथ में रिसीवर पकड़े बैठा था उन्हें देखकर बेख्तियार उठ खड़ा हुआ। तुम दोनों ने मास्टर और राघू को हलाक किया है, कौन हो तुम? उस्ताद सालार ने रिसीवर रखकर उठते हुए कहा। जवाना, इसे बाहर ले चलते हैं ताकि बाहर इत्मीनान से इससे पूछगिछ की जा सके। अब शरफू और कालू के बारे में ये खुद तफसील बताएगा, टाइगर ने कहा तो जवाना ने उसकी बात सुनते ही बिजली की सी तेजी से हाथ बढ़ाया। सालार को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा लिया। सालार के हलक से घुटी घुटी सी चीखें निकलने लगीं। उसने हाथ पैर चलाने की कोशिश की लेकिन जवाना ने अपने हाथ को हल्का सा झटका दिया तो उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए। टाइगर इस दौरान दरवाजे की तरफ मुड़ गया था तो जवाना भी सालार को हवा में उठाए उसके पीछे चल पड़ा। जब वो हॉल में पहुंचे तो वो वेटर भी गायब हो चुका था। इसे एक कुर्सी पर बैठा दो, टाइगर ने कहा तो जवाना ने उसे कुर्सी पर पटक दिया। सालार चंद लम्हों तक तो वैसे ही बेहिस्सा हरकत पड़ा रहा। फिर उसके हाथ हरकत में आए। उसने तेजी से अपने दोनों हाथों से अपनी गर्दन मसलना शुरू कर दी। फिर उसका बिगड़ा हुआ चेहरा नॉर्मल होता चला गया। अब बताओ सालार के शरफू कौन है और कहाँ मिल सकता है? टाइगर ने कहा। तुम कौन हो? तुमने मास्टर और राघू को क्यों हलाक किया है? सालार ने रुक रुक कर कहा। लेकिन जैसे उसका फिक्रा खत्म हुआ वो बुरी तरह चीखता हुआ कुर्सी समेत नीचे फर्श पर जा गिरा। जवाना का हाथ घूमा था और उसका जोरदार थप्पड़ खाकर उस्ताद सालार कुर्सी समेत नीचे जा गिरा। अब अगर जवाब देने के बजाय सवाल किया तो हड्डियां तोड़ दूंगा, सिर्फ जवाब दो, जवाना ने गुराते हुए लहजे में कहा। उस्ताद शरफू उस्ताद कालू का नायब है और इन सारे इलाकों का बादशाह वही है। उस्ताद कालू तो टागोरा में रहता है। सालार ने उठकर गाल पर हाथ रखते हुए आहिस्ता से कहा। अब उसके चेहरे पर खौफ के तासरात उभर आए थे क्योंकि वो खासा भारी भार जिस्म का पहलवान नुमा आदमी था। लेकिन जवाना ने जिस तरह एक हाथ से उसे गर्दन से पकड़कर उठा लिया था और फिर जिस तरह उसका थप्पड़ खाकर वो नीचे गिरा था, इससे वो वाकई खौफजदा हो गया था। कहाँ रहता है ये शरफू? टाइगर ने पूछा। खजूर मोहल्ले में उसका बड़ा सा होटल और क्लब है, उसका नाम रेड होटल है, वहाँ सब काम होते हैं, सालार ने जवाब देते हुए कहा। तुमने उसे फ़ोन पर क्या कहा? टाइगर ने पूछा। वो काम में मसरूफ़ है इसलिए मैं उससे बात करने का इंतज़ार कर रहा था कि तुम आ गए, सालार ने कहा। अब वो बड़ी फर्माबरदारी से सब कुछ बता रहा था और इसके साथ ही टाइगर ने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। दूसरे लम्हे तड़तड़ाहट के साथ ही गोलियां सालार के सीने में उतरती चली गईं। आओ जवाना, अब उस शरफू से भी दो हाथ कर लें, टाइगर ने कहा और मशीन पिस्टल जेब में डालकर बैलूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। एक बड़े से कमरे में मेज़ के पीछे बैठे हुए एक अधेड़ उम्र शख्स ने हाथ बढ़ाकर मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया ही था कि कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। आओ टोनी, मैं तुम्हें कॉल करके बुलाने ही लगा था, अधेड़ उम्र ने मुस्कुराते हुए कहा और इसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। मैं तो वैसे ही यहाँ से गुजर रहा था कि मैंने सोचा कि तुमसे भी मिल लूँ। क्या बात है कि मुझसे कोई काम पड़ गया? नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बैठो और मुझे बताओ कि क्या तुम किसी टाइगर को जानते हो? अधेड़ उम्र आदमी ने कहा तो टोनी बेख्तियार उछल पड़ा। टाइगर को? हाँ, वो पहले ब्लैक कोबरे के नाम से जाना जाता था, अब वो अपने आप को सिर्फ टाइगर कहना और कहलवाना पसंद करता है। इंतहाई तेज़, ज़हीन और होशियार आदमी है, सिर्फ बड़ी पार्टियों के काम करता है और बड़ी बड़ी रकमें लेता है। तुम्हें उससे क्या काम पड़ गया है? टोनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उस टाइगर के साथ एक देव हैकल अक्रीमी भी देखा गया, उसके बारे में कुछ जानते हो? अधेड़ उमर ने कहा। देव हैकल इक्रीमी? क्या वो हबशी है? टोनी ने चौंक कर कहा। हाँ, अधेड़ उमर ने कहा। मैं समझ गया कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो, क्या उस्ताद शरफू वगैरह का सेटअप तुम्हारा था? टोनी ने हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, और उन दोनों ने पूरा सेटअप ही तबाह करके रख दिया। मुझे अभी इतला मिली है, सिर्फ मुझे उस टाइगर के बारे में बताया गया है और मैंने सोचा कि तुमसे पूछ लूँ, इसलिए तुम्हें बुलवा रहा था कि तुम खुद ही आ गए। अधेड़ उमर ने कहा। यह करीमी जवाना है और कुछ अर्सा कबल इस जवाना ने स्नेक किलर्स नामी तंजीम बना रखी थी जिसका वो चीफ है। उसने दारुल हुकूमत में कत्लेआम कर डाला था और बड़े बड़े बदमाश उसके हाथों मारे गए, लेकिन फिर वो गायब हो गया। अब एक बार फिर नजर आने लगा है, लेकिन तुम्हें क्या ज़रूरत है इस कदर छोटे दर्जे के बदमाशों की सरपरस्ती करने की? तुम तो असला के बड़े स्मगलर हो और तुम्हारे ये काम बहुत अच्छे और वसी पैमाने पर चल रहा है, टोनी ने मुंह बनाते हुए कहा। ये छोटे दर्जे के बदमाश बड़े लोगों से ज़्यादा हमारे धंधे में काम आते हैं। उसके पुलिस से राब्ते होते हैं और ये असला जहाँ चाहें आसानी से पहुँचा देती हैं, इसलिए हमने बाकायदा उनका सेटअप तैयार कर रखा था। गो पूरा सेटअप तो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन एक अहम हिस्सा उन लोगों ने ख़त्म कर दिया है, इसलिए मैं उनका खात्मा कराना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम ये काम कर सकते हो? अधेड़ उमर ने कहा। क्या मतलब, क्या तुम टाइगर को हलाक कराना चाहते हो?
टोनी ने चौंक कर पूछा। हाँ, क्यों, क्या उसे हलाक नहीं कराया जा सकता? अधेड़ उमर ने कहा। क्यों नहीं कराया जा सकता, लेकिन वो बेहद होशियार और तेज़ आदमी है। अगर वो बच गया तो फिर वो सीधा तुम तक पहुंच जाएगा, ये बात सोच लो, टोनी ने कहा। मुझ तक वो नहीं पहुंच सकता, तुम अपनी बात करो। टाइगर और उस जमाना दोनों का खात्मा कराने। बोलो, क्या तुम ये काम कर सकते हो? मुआवजा तुम्हारी मर्जी का होगा, अधेड़ उमर ने कहा। सुनो आर्थर, जो कुछ तुम सोच रहे हो ऐसा नहीं है। तुम्हारा ख्याल है कि टाइगर एक आम सा गुंडा है, इसलिए तुम किसी भी आदमी को मुआवजा देकर उसको हलाक करा दोगे। मैं टाइगर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक आदमी अली इमरान का शागिर्द है और अली इमरान पाक एशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है और दुनिया का खतरनाक तरीन सीक्रेट एजेंट समझा जाता है। और ये जमाना उसी अली इमरान का आदमी है। अगर तुमने उस पर हाथ डाला तो नतीजा ये होगा कि पाक एशिया सीक्रेट सर्विस तुम्हारे खिलाफ काम शुरू कर देगी और फिर ना तुम रहोगे और ना तुम्हारी तंजीम और ना तुम्हारा सेटअप, सब कुछ खत्म हो जाएगा। टोनी ने कहा तो आर्थर के चेहरे पर परेशानी के तासरात उभर आए। तो ये बात है, लेकिन फिर क्या मैं खामोश होकर बैठ जाऊं और उन्हें इजाज़त दे दूं कि वो पूरा सेटअप ही ख़त्म कर दें? आर्थर ने होंठ चबाते हुए कहा। वो निचले दर्जे के बदमाशों और गुंडों के खिलाफ काम कर रहे हैं, करने दो उन्हें। अलबत्ता तुम अपना राब्ता उनसे ख़त्म कर दो, इस तरह वो खुद ही 2-4 गुंडों को हलाक करके खामोश हो जाएंगे। बदमाशों और गुंडों की दारुल हुकूमत में कोई कमी नहीं है। 10-12 मर जाएंगे तो और आ जाएंगे। तुम क्यों आ बैल मुझे मार वाला काम करना चाहते हो? टोनी ने जवाब देते हुए कहा। क्या कोई ऐसी पार्टी तुम्हारी नज़र में है जिसे यह टास्क दे दिया जाए और वो काम भी करे और हमारा नाम भी सामने ना आए? क्योंकि मेरे गोदाम उस इलाके में है जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं और मैं नहीं चाहता कि वो उन गोदामों तक पहुँच जाएं, आर्थर ने कहा। फिर तो वाकई सोचने वाली बात है। ठीक है, फिर तुम ऐसा करो कि आस्टन से रब्ता कर लो, वो ये काम कर सकता है, टोनी ने कहा। हाँ, वाकई मुझे उसका तो ख्याल ही ना आया था। वेरी गुड, ठीक है, अब मैं मुतमईन हूँ। आस्टन की तंजीम इंतहाई मुनज़्ज़म भी है और तेज़ भी, लेकिन क्या वो भी तुम्हारी तरह टाइगर का दोस्त ना हो? आर्थर ने कहा तो टोनी हंस पड़ा। मैं दोस्ती की वजह से इनकार नहीं कर रहा था। मैं दरअसल इसलिए कह रहा था कि मेरे आदमियों से टाइगर अच्छी तरह वाकिफ़ है, इसलिए अटैक करते हुए समझ जाएगा कि टोनी यह सब करा रहा है, जबकि आस्टन से उसकी ज़्यादा हेलो हेलो नहीं है और ना ही वो उसके आदमियों के बारे में ज़्यादा जानता है। और अगर जान भी ले तो आस्टन का सेटअप ऐसा है कि टाइगर उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, टोनी ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, मैं आस्टन से बात कर लूँगा और मुझे यकीन है कि वो आसानी से और फ़ौरन ये काम कर गुजरेगा, आर्थर ने कहा। और टोनी ने इस बात में सर हिला दिया। अब बताओ, क्या पीना पसंद करोगे? आर्थर ने कहा। जो मर्जी आए पिला दो, टोनी ने कहा तो आस्टन ने मुस्कुराते हुए इंटरकॉम की तरफ हाथ बढ़ा दिया।